बेगर्स हैव नो चॉइस, वो जो भी देंगे ले लेना पड़ेगा। अब मैं भिखारी था इन शॉर्ट, पूरी दुनिया के सामने मेरा कोई वैल्यू नहीं था। डिलीवरी बॉय के हिसाब से मैं जाता था, डिलीवरी करता था पिज्जा की। यस सर। थोड़ा क्रेडेंशियल भी डाउन हुआ, क्रेडिट भी डाउन हुआ, लोगों के सामने जो इज्जत, मेरे पापा की इज्जत को खास करके कि यार देखो लड़का गया था बड़ा ये करने और वापस आ गया। अब बेचारे के पास जमीन भी थोड़ी बहुत थी, वो भी बेच खाई थी उन्होंने। तो मेरी रियलिटी कुछ थी, मेरे सपने कुछ थे, लेकिन इस रियलिटी में से भी मैं क्या अपने सपनों के लिए निकाल सकता हूँ वो मैंने निकाल लिया, और वो था मेरी मेहनत। मुझे दो बहुत अच्छी टाइमिंग आपकी लगती है। एक वो जब आपने भारत वापस आने का फैसला किया, क्योंकि उसके 1 साल बाद ही जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हुई इंडिया में। 2003-04 में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और वो मैंने आइडिया एक एयरटेल के एक बड़े ऑफिसर से शेयर किया। तो 2007 में ये चीज़ वापस से टर्न आउट हो गई, लेकिन यहाँ से मैंने लिया लोगों को, वहाँ से मेहनत ली, यहाँ से लोगों को लिया, पैसे को मैंने अभी भी गिनती नहीं किया इसकी। मैं कह रहा हूँ तो मैं मत समझना, मेरे पास साथ में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो शुरू से आज तक है, और जो बीच में भी आके गए, बहुत सारे अच्छे लोग। ऐसा नहीं है कि कोई भी अकेला फारूक ने सब कुछ कर लिया है। मैं एक शायद फेस हूँ कंपनी का, या स्ट्रगलर था मैं, लेकिन मुझे सपोर्ट करने वाले भी आज भी है, उस दिन भी थे। लेकिन इतना ज़रूर करूँगा कि मेरी सक्सेस के साथ वो सब भी सक्सेस है। द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के पॉडकास्ट स्टार्टअप यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं, उनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था, और उनके पिताजी एक बस कंडक्टर थे। और जैसा कि सभी के जीवन में होता है, छोटी छोटी मध्यवर्गीय चिंताएं, चुनौतियां, उसके संघर्ष के बीच उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और आज वो लगभग 20,000 करोड़ की कंपनी के ओनर हैं। केपी रिन्यूएबल एनर्जी और केपी एनर्जीज़, केपी ग्रुप ऑफ कंपनी है। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर फारूक पटेल। डॉक्टर फारूक जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपके बचपन की कहानी से, कि शुरुआत में जैसा कि बचपन आपके बारे में मैंने पढ़ा कि बहुत ही वो संघर्षों से गुजरा है, और बहुत ही एक कह लीजिए कि मतलब एक ऐसी फैमिली जिसको बहुत बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल उन दिनों करना पड़ रहा था। तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, कहाँ वहाँ से शुरू करते हैं जर्नी। थैंक यू दिनेश साहब, आपने हमको याद किया जी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आप जैसे सीनियर लोगों के साथ में अनुभव को शेयर करते हुए, ताकि हमारा और लोगों का हमारे ज़रिए से अगर कुछ फ़ायदा हो तो हम लोग ऑफ कोर्स उसको अप्रिशिएट करेंगे। पहले तो मैं अपनी बात करूं तो मेरा जन्म जो है वो 1972 24 मार्च, मेरी मम्मी के गांव सलादरा करके मेरा गांव है, मम्मी का गांव। और मैं पहला बच्चा था मेरे ख़ानदान का, तो ऑफ कोर्स मम्मी के घर पे ही पैदाइश होती है एज अ इंडियन कल्चर के हिसाब से। एक्चुअली मेरे फादर का गांव जो है वो कोठी है, और केपी जो है वो कोठी वाला पटेल के हिसाब से केपी नाम इसी से केपी इंडस्ट्रीज बनी। ठीक। लेकिन मेरी पैदाइश होने के 2 साल के बाद फादर मदर दोनों सूरत में नौकरी करने के लिए, फादर की नौकरी जो थी वो ट्रांसफ़र वहाँ पर हुआ था GSRTC में, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है उसमें। तो एज अ कंडक्टर वो वहाँ पर लेके मुझे आए थे, जो उन्होंने बताया। एट दैट टाइम मुझे जो इतना ये नहीं था, 1.25 साल की शायद उम्र थी, और एक छोटे से रूम के अंदर में उन्होंने ही बताया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटे से रेंट के रूम के अंदर में वो रखते थे मुझे, और वहीं से मेरा बचपन की शुरुआत हुई। पहले कहीं और एक गांव था जैसे, वहाँ पर, फिर वहाँ से सिटी में आए, फिर वहाँ से एक अडाजन दरगाह करके जहाँ पर मेरी समझदारी हुई, आज भी है वो उस जगह। उसको आप ऐसा कह सकते हैं कि वेरी लोअर मिडिल क्लास, यानी स्लम भी नहीं और हायर भी नहीं, ऐसी जगह के ऊपर में हम लोगों का बचपना हुआ। और मैं और मेरी 3 बहनें,
हम लोगों की पैदाइश भी उसी जगह पर, मेरी बहनों की भी पैदाइश वहीं पर हुई, मेरी गांव में हुई। अदरवाइज़ ये सब तो की टोटल आप लोग 4 भाई हम लोग 4 भाई बहन जी। हैं। हम लोग 4 भाई बहन हैं। और पापा तो बस कंडक्टर थे, और मम्मी काफ़ी, क्योंकि मम्मी का जो बैकग्राउंड है वो, उनके फादर जो थे वो तलाटी थे, आज पता नहीं उसको क्या, तहसीलदार जिसको आप शायद कहते हैं वो। तो उसकी वजह से हम लोगों को मम्मी ने ब्रॉटअप ये किया, ध्यान दिया। पापा दोपहर तक नौकरी करते थे, उसके बाद वो किसी की सेवा वगैरह में लग जाते थे, या छोटा मोटा और कोई काम भी वो कर लेते थे। और वहीं पर हम लोग बड़े हुए, और 1 से 4 क्लास तक मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल के अंदर में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद में 5वीं क्लास से हमारे यहाँ पर एक वीडी देसाई वाडीवाला करके भुलकाबंद स्कूल है, वो स्कूल के अंदर में मुझे दाखिला मेरी एक टीचर थी, उसकी रिकमेंडेशन से मेरे मम्मी पापा ने करवाया। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर फ़ी देनी पड़ती थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फ़ी नहीं थी, और इतनी हैसियत शायद उस वक्त नहीं थी। तो भी मैं अकेला लड़का, 3 बहनें, तो मुझे तो उन्होंने वहाँ पर दाखिला करवा दिया। बिल्कुल 70 के दशक में तो मुझे पता है बहुत कम सैलरी हुआ करती थी, बहुत कम ना सरकारी सर, नौकरियों मेरे में। ख्याल से होगा शायद। पापा का जब रिटायर तो नहीं, हम लोगों ने जब उनको रिटायर करवाए 2003 में, जब उनका 17,000 था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप सोचिएगा कि मेरे बचपन में तो होगा उनका 400-500 रुपया, 500 रुपया इसके करीब होगा। उसमें से मान लो 30, 40 या 50 रुपया हर महीने की सैलरी, अरे फीस में निकाल लें, वो भी एक मुसीबत थी। इसी वजह से शायद मेरी दूसरी बहनें वगैरह तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी पढ़ी एक इसके बाद। खैर, तो वहाँ पर मुझे दाखिला दिलवाया। अब वहाँ पर दाखिला देने से मुझे जहाँ तक याद है कि बहुत ही अपर क्लास के बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे, और काफ़ी डॉक्टर्स के, प्रोफेसर के, तो उनके बीच में मेरा नर्चरिंग हुआ 5th से। 5 से लेके 12 तक मैं वो स्कूल में पढ़ा, और वो आज भी वो स्कूल, हमारी जो स्कूल है वो आज भी सूरत की एक अच्छी जानी मानी स्कूल गिनी जाती है। तो आप सोचिएगा कि उस समय भी उसकी कैसी स्ट्रेंथ होगी। तो वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक तो मिला डिसिप्लिन, दूसरा मिला लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, तीसरा ये मिला मुझे जो मैं आज सोच रहा हूँ। हाँ, उस समय आप पूछते तो शायद मैं दिनेश जी आपको नहीं बता पाता कि मैं क्या सीख रहा हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, मेरे और दूसरे लोगों के अंदर में डिफरेंस क्या रहा। तो वो स्कूल एक मेजर पार्ट है। तो मुझे तीसरा जो मिला वो ये कि आपको दुनिया के अंदर में कुछ चाहिए तो यू हैव टू अर्न समथिंग, मनी आपको कमाना पड़ेगा, जिससे या तो आप बड़े डॉक्टर बन जाओ, बड़े इंजीनियर बन जाओ, या बड़े बिजनेसमैन बनो, जिसकी वजह से आपको आपकी पहचान भी मिलेगी। दैट ऑल्सो देयर। और ये सब के लिए आपको एजुकेट होना ज़रूरी है, लोगों के साथ संबंध बनाना ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स एटीट्यूड विल बी द प्लेइंग अ रोल। पूरी स्कूल में मैं गिनूँ तो शायद 2 या 3 बच्चे होंगे जो मुस्लिम्स होंगे, अदरवाइज सारे नॉन मुस्लिम बच्चे थे, और आज भी मेरे वही दोस्त हैं। ये भी एक फैक्टर रहा, कल्चराइड एक दूसरे के साथ में जमा होने का। 12वीं तक वहाँ पढ़ा। 12वीं की एग्ज़ाम शुरू होते होते ही हम लोगों ने डिप्लोमा भी मैंने शुरू कर दिया था टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मंत्रा करके कॉलेज है, क्योंकि सूरत जो है वो टेक्सटाइल का हब गिना जाता है जी। उसी दरमियान में एक मौका मिला इंग्लैंड जाने का। अच्छा, आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में ही? स्टूडेंट लाइफ में ही। अच्छा। मेरी उम्र थी करीब समझिए 17 साल, 17 या 18 साल होगी एट दैट टाइम, क्योंकि हम लोग भरूच से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने ये भी सुना कि भरूच में हर फैमिली से कोई एक बच्चा जो है बाहर भी जाता ये था। आपकी बिल्कुल बात सही है बिल्कुल। कि भरूच में आज भी वो ट्रेंड है कि या तो बच्चा, फैमिली में से एक बच्चा या तो सऊदी अरेबिया पहले हुआ करता था, अब सऊदी अरेबिया का कम दौर है, लेकिन इंग्लैंड है, कनाडा है, अमेरिका है या अफ्रीका है, तो वहाँ पर जाता है। तो मुझे इंग्लैंड जाने का मौका मेरे फादर ने मुहैया करवाया। सो अगेन आई वेंट टू इंग्लैंड विद मेरे फादर की जो पुरखों के, उनके पास कुछ भी ज़मीन वगैरह थी थोड़ा बहुत, तो बेच के उन्होंने वो मुझे वहाँ पर, और ऑब्जेक्टिव क्या था कि वहाँ पे रोजगार मिले, वहाँ पर रोजगार मिले। क्योंकि सी यहाँ
उन्होंने देखा कि मैं तो बस कंडक्टर हूँ, अब मेरा एक का एक लड़का है, इसको किसी भी तरह से पहुंचाना है किसी जगह पे, या रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है। अगर टेक्सटाइल में भी है तो टेक्सटाइल में जो कर रहा है उसके बाद भी तो वो शायद कमाएगा तो 25-50 हज़ार रुपये कमा लेगा, और क्या कमाएगा। और इंग्लैंड में उस समय पता है कि आज भी वो तो हम सबको पता है कि वहाँ पर तो अच्छा खासा पगार मिल जाता है। तो उनके लिए एक बड़ा ड्रीम यही था कि किसी तरह बेटे को मैं भेज कुछ दूं। भी करे। हाँ, हाँ। और उसके बाद और कोई रास्ता उन्होंने सीखा नहीं था ना। बिल्कुल जो लोग जो जैसा करते थे वो हाँ, भी ऐसा ही करेंगे अपने बच्चे के लिए। ठीक। तो उन्होंने वो बहुत अच्छा काम किया था मेरे लिए, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर रहा, कुछ महीने रहा, लेकिन समहाउ मैं वहाँ पर अपने आप को फिट नहीं कर पाया। और वहाँ पर वही नॉर्मल, शायद मेरे में वो चीज़ें यहाँ के एजुकेशन और यहाँ का जो संगात था दोस्तों का, उससे पता चल ही गया था मुझे कि यहाँ भी 4 व्हीलर मिल सकती है, यहाँ पर भी आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, एयर कंडीशन मिल सकता है, और वो बेसिक ही चीज़ें वहाँ पर मुझे। तो जब आप वहाँ गए थे तो क्या सब आपने कोई जॉब ज्वाइन की थी या क्या था? मैं वहाँ गया ना तो मैंने ऑफ कोर्स जॉब ज्वाइन किया। मैंने वहाँ पर भी 2-3 जॉब किए, जैसे लेदर फैक्ट्री में काम किया, पेट्रोल स्टेशन पे काम किया, पिज़्ज़ा हट में मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की तरह काम किया। सो इट वाज अ जर्नी। मतलब वो आज की तारीख में अगर मैं याद करूं तो मैं समझ सकता हूं कि उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने ये सब भी काम किए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस चीज़ों का अनुभव भी मैंने लिया है, जो अनुभव मुझे ज़िंदगी भर मेरे साथ में काम करता रहता है और मेहनत करने का मुझे एक जज्बा देता रहता है। फुल -1 डिग्री 2 डिग्री के अंदर भी मैं डिलीवरी बॉय के हिसाब से मैं जाता था, डिलीवरी करता था पिज़्ज़ा की। यस सर। और वहाँ पर उसके बाद में हुआ ऐसा कि वीज़ा ख़त्म हुआ, एंड फिर वही ओवरस्टे रहने का आपको, और छुप के रहना, ये सब सारी चीज़ें पसंद नहीं। कौन सा साल था जब ये होगा 91 92 में वहाँ था, एंड 93 में मैं वापस आ गया। जब 93 में मैं वापस आया ना वहाँ से, तो उस समय पे मेरा बेसिक वापस आने का मतलब था कि मैं वहाँ पर नहीं सेट हो पाया। सो मेरा थोड़ा क्रेडेंशियल भी डाउन हुआ, क्रेडिट भी डाउन हुआ, लोगों के सामने जो इज्जत, मेरे पापा की इज्जत को खास करके कि यार देखो लड़का गया था बड़ा ये करने और वापस आ गया। अब बेचारे के पास ज़मीन भी थोड़ी बहुत थी, वो भी बेच खाई थी उन्होंने। हाँ, सभी को यही लगता है ना कि आपने इतनी मेहनत से भेजा और देखो वो तो वापस आ गया। दैट्स इट। तो वो वजन भी 24 घंटे मेरे सर पे रहता था। मैं मेरे पापा को देखता था, उनकी हालत को भी देखता था, उनकी परिस्थिति को समझ रहा भी था, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था। मतलब आई वॉज इन अ वेरी बिग कन्फ्यूजन। जब आप आए होंगे तो कोई प्लान नहीं रहा होगा? कोई प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं, प्लान भी नहीं। और आप समझिए कि क्या करना है मुझे। एक तो एनवायरनमेंट में सेट होना है वापस से मुझे, इंडिया के हमारे एनवायरनमेंट में सेट होना है, क्योंकि 13 महीना 14 महीना आप बाहर रहोगे और वहाँ के एनवायरनमेंट में इट्स समथिंग डिफरेंट। आपको याद भी आएगी वहाँ की, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता है कि फ्यूचर वहाँ नहीं था। सो व्हेन आई केम हियर तो मैंने ऑटो रिक्शा चलाई जी। मैंने कहा अब कुछ तो करना पड़ेगा। देन आई स्टार्ट ऑटो रिक्शा। फिर बीच में मुझे हुआ कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। देन आई वेंट टू दैट इंडो अमेरिकन फॉर फ्यू डेज फॉर दी सम कोर्सेज एंड समथिंग। फिर इन्होंने सोचा कि ये वैसे सेट नहीं होगा ये भाई। पापा मम्मी, वही एक रूम हॉल किचन के घर था, जो हम लोगों ने जो मैंने आपको पहले कहा वो स्लम वाले एरिया से निकल के इन्होंने बेचारों ने फ्लैट लिया था, एक बेडरूम हॉल एंड किचन। अब उनकी आशाएं तो बड़ी होगी, बच्चा इंग्लैंड जाता है तो, और फिर वापस आ गया तो मेरे पास आशा कुछ बची नहीं थी उनकी। तो हुआ ऐसा कि उस दरमियान में उन्होंने बोला कि अब मैरिज कर लो, अब मैरिज कर लो। अब मेरे पास अब मैं कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं था, ऑप्शन ही नहीं ना। हाँ, बिल्कुल। बेगर्स है, नो चॉइस, वो जो भी देंगे ले लेना पड़ेगा। अब मैं भिखारी था, इन शॉर्ट पूरी दुनिया के सामने मेरा कोई वैल्यू नहीं था। तो जो भी हुआ, बट आई एम हैप्पी टुडे ऑल्सो। आई एम हैप्पी विद दैट ऑल डिसीजंस। व्हाई आई एम हैप्पी? क्योंकि वो अगर उनको वो समझदारी मैंने नहीं ली होती तो आज मैं ये परिस्थिति में नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो उनकी वो समझदारी ने ही मुझे आगे बढ़ाया। जैसे मैरिज किया दूसरे दिन से मैं एक्टिव हो गया, वेरी सेकंड डे आई एक्टिव।
मुझे पक्का पता है कि मैं दूसरे दिन मुझे ऐसा समझ में आया कि यार आई हैव टू डू समथिंग, तो मैं क्या करूं, तो मैं कोई और भी आ गया फैमिली, कोई और भी आ गया फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ और गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सो दैट वाज अ वेरी करेक्ट डिसीजन बाय देम। अब गया मैं, तो एक दोस्त थे पापा के, उनका रेती कपची का धंधा था। बोला कि भाई करो, देखो इस जगह के ऊपर जाओ, बॉम्बे मार्केट करके, आज भी है बॉम्बे मार्केट। तो बॉम्बे मार्केट के ऊपर गया, वही ट्रकों की दलाली, ईंटें बालू वगैरह की दलाली करना। लेकिन सोच तो मेरी साहब, यू अंडरस्टैंड, कि मेरे सोच कुछ बनी थी इंग्लैंड के अंदर में, कुछ सोच बनी थी मेरी स्कूल लाइफ में, और मुझे भरोसा भी था, ऐसा नहीं। और मेहनत तो आज भी जो है, उस दिन भी वही थी मेहनत, आज भी वही है। तो वहाँ पर पूरा दिन बैठ के कुछ 51 रुपये का पहले दिन का दलाली मुझे याद है। देन दूसरे दिन मैंने बोला ये नहीं चलेगा, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे दिन 1000 रुपया, फिर आगे बढ़ा, फिर ट्रक एक खरीदा। एक ही महीने में ये सब चीज़ें हो रही। खरीदा यानी बॉम्बे में हाँ, रेंट पे, जी। रेंट पे लिया ट्रक। मैं 30,000 रुपये तेरे को रेंट दूंगा पूरे महीने का, जो गिव मी योर ट्रक, मैं उसको मैनेज करूँगा। तो उसके बाद में करीब 6 महीने के अंदर अंदर में मैंने बोला कि अब मुझे जंप करना चाहिए। तो पहला मेरा ट्रक मैंने कहीं से फाइनेंस करवाया, फाइनेंस करवा के सीधा भरूच लेके चला गया, जो मेरे लिए अननोन, मुझे मेहनत करते हुए कोई देखे नहीं। मेरे जितना भी फ्रेंड सर्कल है, वो तो मैंने पहले बताया कि वो तो काफ़ी रिच था, तो वो भी एक शर्म भी तो होती है, इंग्लैंड से आया हुआ एक अट्टा कट्टा आदमी, और क्या कर रहा है, बोले ट्रक चला रहा है या ट्रक का काम कर रहा है, अच्छा भी नहीं लगता। सारे बड़े अच्छे इंजीनियर, कोई प्रोफेसर बन गया था, कोई क्या हो गया था। आई वेंट भरूच विथ द फैमिली, कि चलो। अच्छा। एक बच्ची हो चुकी थी मेरी, वो 94 में उसका जन्म भी हुआ था। मैं 94 में शादी हुआ, इन बिगिनिंग एंड ऑफ द ईयर उसका जन्म हुआ। उस बच्ची को 95 में छोड़ के मम्मी पापा के पास आई वेंट टू भरूच विथ वाइफ। मैं वहाँ पर गया, उनके साथ में रहा, और इधर में शुरू कर दिया वहाँ पर कामकाज। ईश्वर की कृपा से कुछ लोग आए, पैसे भी दिए मुझे, 10 ट्रकें हुई। 68 ट्रक तो ऐसी थी जो मेरे अंडर में चलना शुरू हुई। उस समय पे IPCL GSL वगैरह का कामकाज चलते थे, रोड वगैरह के काफ़ी काम चल रहे थे। जामनगर फिर रिलायंस का इंडस्ट्री शुरू हुआ, 97 में जामनगर भी गया, वहाँ पर भी काम किया। 99 आते आते मैंने समझ लिया था इस धंधे को, इस धंधे के अंदर में स्किल नहीं है। दूसरा, इसको स्केल अप करना हो तो भी नहीं है, ठीक है। एक जगह पे आके अटक जाना है। मैंने बोला कि फारूक ये तेरा काम नहीं है। मैं इस एक पॉइंट पे आपको रोक के एक सवाल पूछूंगा, वो ये है कि हमेशा ये होता है कि जो हमारी रियलिटी होती है और जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, दोनों में तालमेल बैठ गया तो बहुत अच्छा है। अभी तक आपके केस में आपके ड्रीम्स बहुत बड़े थे और रियलिटी उससे बहुत ही विपरीत थी, बहुत ही कड़वी थी, हार्ड थी, कठोर थी, खुरदरी थी। तो जब ये दोनों के बीच आप विरोधाभास देखते थे, तो कैसे जो है आप इसमें अपने आप को वो करते थे, मतलब मोटिवेट करते थे? उसमें दिनेश जी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन दोनों को एक संग में मैच करना, वो आदमी को सफलता के शिखर पे जाने से पहले सफलता वो समझ में आ जाता है। तो मेरी रियलिटी कुछ थी, मेरे सपने कुछ थे, लेकिन इस रियलिटी में से मैं क्या अपने सपनों के लिए निकाल सकता हूँ वो मैंने निकाल लिया, और वो था मेरी मेहनत। मैंने इतनी मेहनत की, मैं बिलीव करो आप मुझे, कि मैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक ट्रकों के लिए, ट्रकों के पीछे घूमता था। इवन नदी के अंदर में जा के रेती की कभी गाड़ी फंसती थी, वहाँ से निकाल के लाना, रोड पे जाना, इंडस्ट्री में जाना, ऐसा मैंने बहुत किया। इतनी ज़्यादा मेहनत सिखा दी वो उस ट्रक के धंधे ने, कि जो मुझे कहते हैं ना कि लोहे को गर्म कर कर के उसको मजबूत कर दिया। अब उस वक्त मेरी उम्र भी कोई इतनी खास नहीं थी, 99, यानी आप सोचिए कि करीब 26 साल, यानी एकदम एक सही उम्र के पड़ाव में था मैं। उस वक्त ही मेरा दूसरा बच्चा 97 में हुआ, अफ़ान। ही केम इन भरूच। जिस तरह से मेरी पैदाइश भरूच हुई, इस तरह से मेरे ख़ानदान में भी अफ़ान की पैदाइश भरूच की है, जो आज लेगेसी को संभाल रहा है। तो वहाँ से
99 में मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे कोई खास कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, जो मिलना था मिल गया। कॉन्टैक्ट्स मिले, बड़ी कंपनियों के ऑफिसरों के कॉन्टैक्ट मिले, बड़े इंजीनियरों के कॉन्टैक्ट मिले। मैं सूरत आ गया भरूच से 99 में। पूरा के पूरा बिजनेस इन्वेस्टर वगैरह जो मेरे दोस्त वगैरह थे उनको दे दिया कि भाई ये आप संभालो, अगर इसमें से कोई मुनाफा होता है या मुनाफा आप कैलकुलेट कर लो तो मुझे दे देना, अदरवाइज कीप इट टू यू। 99 में जब मैं आया सूरत, मैंने पप्पा से कुछ पैसे उधार लिए, रेंट चुकाने के लिए। वो ट्रक का भाड़ा भी तो चुकाना था, 1500 रुपये ट्रक का भाड़ा था, सामान लेके आए थे वो उन्होंने दिए थे मुझे। वही वापिस से वही घर के अंदर में, वो एक रूम किचन वाला घर था, उसी के अंदर में फिर वापिस से रहना शुरू कर दिया। अब मेरे हो गए 2 बच्चे, वाइफ, पप्पा मम्मी, और 450 सुपर बिल्डअप वाला ही वही स्क्वायर फुट वाला मकान। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अब मुझे कंस्ट्रक्शन का काम मैंने ऑलमोस्ट वर्ज पे था शुरू करने का। ठीक। तो कुछ मेरे रिश्तेदार थे, उन लोगों को जमा किया कि देखो भाई, जैसे मेरे जैसे और भी तो लोग हैं दुनिया में जिनके पास कुछ नहीं है, उनको जमा किया कि देखो आज की तारीख में हमारे पास में कुछ है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एक रास्ता दिखाता हूँ, उस रास्ते में मेरा साथ दो, हम लोग सारे कुछ ना कुछ काम कर लेंगे और अच्छा दिस इट के ओके, मेरे साले हैं वगैरह, ठीक है करते हैं। हम लोगों ने शुरू किया कंस्ट्रक्शन का काम। कॉन्टेक्ट्स थे तो कॉन्टेक्ट्स को निकाले, उनके पास गया, GSEG में गया हजीरा, देन L&T में जाके कुछ काम लिए। उसी दरमियान में वोडाफोन का एक काम मिला, सेल्फोर्स था तब, 2001 की बात कर रहा हूँ। 2001, और यही वो समय था। मुझे 2 बहुत अच्छी टाइमिंग आपकी लगती है। एक वो जब आपने भारत वापस आने का फैसला किया, क्योंकि उसके 1 साल बाद ही जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हुई इंडिया में, और उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई। वो बिल्कुल 2 युग है। उसके पहले पूरा का पूरा एक तरह से कह लीजिए कि पब्लिक सेक्टर का टाइम था, और उसके बाद से फिर धीरे धीरे ये प्राइवेट एंटरप्राइज भी शुरू हुई। आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये जो टाइमिंग आपकी है वोडाफोन वाली, ये तब है जब पूरे इंडिया में टेलीकॉम तेजी से बढ़ रहा था एकदम बराबर। तो मुझे छोटा सा एक काम दिया, सेल्फोर्स था, फैसल था, फैसल बिकम अ सेल्फोर्स बिकम अ ऑरेंज बिकम अ वोडाफोन। ये चारों 4 ट्रांजैक्शन मैंने गुजरात में मैंने इनके देखे। अच्छा। 2003 तक मेरा ऐसा ग्रिप हो गया कि साउथ गुजरात पूरा कवर बाय दी और केपी बिल्डकॉन करके कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाया। पहले केपी ट्रांसपोर्ट था, फिर केपी बिल्डकॉन बना, जो आज केपी ग्रीन इंजीनियरिंग है। मुझे ये भी मैंने पढ़ा कि आपने जब ये काम मिला आपको वोडाफोन का, तो शायद आपने इतनी तेजी से टावर लगाए कि उसके लिए शायद आपको कोई अवार्ड मिला। यस सर जी। अभी हुआ ऐसा कि 2001 से मेरा इतना ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो काम का अंजाम देना आइडिया से बहुत ऊपर है। आइडिया तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होती है, लेकिन जिसने काम को ख़त्म किया ना उसी का नाम होगा। और हमने हर चीज़ में आज तक का रिकॉर्ड है, किसी का काम अधूरा नहीं छोड़ा साहब, आज तक कभी भी नहीं। कितना भी बड़ा हो, कितना भी ब्लीडिंग हुआ हो, कितना भी नुकसान गया हो, लेकिन काम तो अधूरा नहीं छोड़ा। थोड़ा पैसे के लिए शायद झिक किया होगा किसी से कि भाई पैसा थोड़ा बढ़ा दे, लेकिन काम उसका अधूरा नहीं छोड़ा। आज भी वही पोजीशन है, हमने काम लिया इसका मतलब ख़त्म होना है इसको। खैर, तो वो वोडाफोन में भी यही था। उस आपको पता है कि उस ज़माना कितना फास्ट ज़माना था कि जो जल्दी लगाएगा उसको ज़्यादा काम मिलेगा। बहुत तेज़ी से इंडिया भर में टावर लगते ही जा रहे थे। राइट। 2003-04 में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और वो मैंने आइडिया एक एयरटेल के एक बड़े ऑफिसर से शेयर किया। वो ये आइडिया था कि ये 3-3, 4-4 टावर, एक बाजू में लग रहा है वोडाफोन, बाजू में आइडिया, बाजू में टाटा, बाजू में एयरटेल, एक ही जगह पे। इसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, क्योंकि मैं भी तो साइंस का स्टूडेंट था, तो उसके हिसाब से इस पे जो इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं वो तो काफ़ी कम लग रहे हैं, तो क्यों ना 4 लोग मिलके एक ही टावर पे लगावे। ये मैंने एक डिज़ाइन बनाई, आज भी वो वीडियो मेरे पास है। वो डिज़ाइन बना के मैंने एयरटेल के एक बड़े साहब के साथ में शेयर किया कि साहब ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर सकते। देन ही क्लिक्ड इट। वो आइडिया उन्होंने उसी आइडिया को क्लिक किया, मुझे पता नहीं, लेकिन उस जमाने पे पहले ऐसा नहीं था। उसी समय पे एक इंडस करके टावर का कंपनी बना, उसमें वोडा, आइडिया एंड
एयरटेल, ये तीनों ने भागीदारी की। हम लोगों ने ये चेंज देखा भी है कि एक समय था जब एक साथ कई टावर लगा करते थे और ये बताया जाता था कि अच्छा ये अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के हैं, और फिर ये समय आया कि अच्छा एक टावर लगा हुआ है, इसी से सारा कुछ आप चल रहा है। समझिए जी कि ये आइडिया जब शेयर हुआ उसके बाद यही दिल्ली में मुझे बुलाया गया था और ताज होटल के अंदर एक ये रखा था कि भाई जो लोग बड़े जो काम करते हैं जिस स्टेट में, तो मुझे बुलाया कि भाई आप जो कह रहे थे इसी तरह हम लोगों ने इंडस करके एक कंपनी फर्म किया है, उसमें 42% वोडा है, 42 आइडिया है, 16% आइडिया है और 42% एयरटेल है। तो वो कंपनी बना और TSP टंकी सर्विस प्रोवाइडर में 5 लोगों को पूरे इंडिया का काम दिया जाता है। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, आई एम वेरी हैप्पी, यार मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मेरे पास पैसा नहीं है इतना कि मेरे वो लोग वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह मांग रहे थे, और मुझे पक्का याद है कि इंडस के उस समय कोई जर्मन CEO थे या CEO बड़े बड़े थे, वो अभी तो नहीं है खैर। तो वो साहब ने यूँ बोला कि भाई डिपॉजिट देना पड़ेगा। मेरे साहब डिपॉजिट नहीं है हमारे पास, आप बोलो तो PDC दे सकता हूँ, लेकिन काम आपका मैं करूँगा। उसको पता नहीं जो भी दम लगा हमारे अंदर में, ही गिवन अस द वर्क इन लगभग नवंबर के अंदर उन्होंने काम दिया और 5 स्टेट में काम दिया, गुजरात, महाराष्ट्र, UP, राजस्थान एंड एक इधर में चेन्नई की तरफ। सर हम लोगों ने 632 स्पेसिफाइड कर रहा हूँ, 3 महीने में 632 साइटें इनको कंप्लीट करके दी। तो उन्होंने एक और फंक्शन रखा, हाईएस्ट RFAI यानी रेडी फॉर एक्टिव इंस्टॉलेशन, जिसने भी ये 5 में से सबसे ज़्यादा किया हो उसके लिए एक अवार्ड फंक्शन रखा। मुझे पता नहीं था, उन्होंने दावत दिया, देन आई केम। ताज होटल में गए हम लोग और बड़े इंतज़ार कर रहे थे, ट्रैफिक दिल्ली का जाम था, मैं आधा पौना घंटा लेट हुआ, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोर। अरे भाई वेयर आर यू, एक तो लंबे चौड़े आदमी। मैंने कहा सर सॉरी वो ट्रैफिक, यू डोंट नो द टाइम। आई सेड सॉरी सर। ही सेड कम ऑन। जैसे हम लोग बैठे टेबल पे, ही अनाउंस दैट टुडे द अवार्ड सेरेमनी एंड अवार्ड गोज टू हाईएस्ट RFA। अच्छा हमारे साथ में जो 4 लोग थे उसके नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़े, दे वर जायंट, बड़े बड़े लोग। उनके सामने उन्होंने तो वो ट्रॉफी मैंने आज भी रखा है, वो ट्रॉफी निकाला और बोला कि हाईएस्ट RFAI अवार्ड गोज टू KP Bilcon Private Limited to Mr. Farooq Patel, and that was the first award in my life. I got it. और वो अवार्ड आज भी है। वो अवार्ड मिला और आई वॉज गॉन ओवरवेम। हम लोगों ने 16 राज्यों के अंदर इनका काम शुरू कर दिया, 16 स्टेट के अंदर में फुल जोश में काम शुरू, और इतने क्वालिफाइड लोग। अच्छा एक चीज़ का फ़ायदा हो गया था, पहले में से लर्निंग मुझे मिला था मेहनत का, दूसरे में से इंटेलिजेंट लोगों की टीम कैसे बनाते हैं, होशियार लोगों की टीम कैसे बनाते हैं, स्किल्ड लोग कैसे होते हैं, इंजीनियर्स, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह, वो सब आना शुरू हो गए थे। और वो लोगों की सब टीम बना के एकदम फास्ट मूवमेंट हो रही है। और कि 2006 में कुछ ऐसा हुआ टेलीकम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन वापस से यू टर्न मार गया। वो साल था 2006। 2006 मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि 2006 से पहले 2004 में रिलायंस का काम शुरू हुआ। उस वक्त अनिल अंबानी साहब की जो फैक्ट्री जो मोबाइल कम्युनिकेशन था जी, उसमें इन्होंने शुरू किया काम, और बॉम्बे में बुलाए कि भाई देश भर के जो लोग हैं अगेन। लेकिन इस मरतबा तो मेरा परिस्थिति अच्छा था क्योंकि मेरे पास अवार्ड भी था और मैं कुछ कह सकता था। तो हम लोग गए बॉम्बे, और बॉम्बे जाके उनको प्रेजेंटेशन दिया उनकी टीम को। और मुझे याद है कि वहाँ पर थे अभिचंदानी साहब थे, धनंजय ओजारकर थे, अमोल साहब थे। वो सब लोगों ने मिल के बोला कि भाई हम लोगों ने इनको गुजरात में देखा है। अमोल साहब और धनंजय साहब ने कहा कि इसको देखा है, ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड वर्क। सो अभिचंदानी साहब को उन्होंने रेकमेंड किया। अब वहाँ पर सारे टेंडरिंग प्रोसेस थी, टेंडर के इतने सारे डॉक्यूमेंट दिए, बोले एक हफ्ते के बाद भर के देना है। मैंने तो लंच में ही भर के दे दिया। मैंने कहा साहब ये मेरे खुद काम करता हूँ, ये ले लो आप। तो वो भी इतने ये थे कि उन्होंने इमीडिएट गुजरात पूरा मुझे अलॉट कर दिया था उस समय। और वो काम भी हम लोगों ने 167 साइट 3 महीने में करके दिया था। सो दैट वाज सो हैप्पी। ये वो टाइम था ना जब ये ऑप्टिक
ऑप्टिकल फाइबर जो है पूरे देश में बिछ रहा था। शुरू हुआ था, शुरू ऑप्टिक फाइबर शुरू जी, हुआ था, जी। उसी समय की मैं बात कर रहा हूँ, और वो पूरे के पूरे हम लोगों ने करके दिए उस समय। सो कहने का मतलब कि वो टेंडर भी भरने का हमारे पास नॉलेज नहीं था, लेकिन हम लोग काम करने में माहिर थे। वो एक भी दौर था 2006 तक, तो ऐसा चला है साहब कि उस समय मेरा बैंक दूसरा कोई और था। 2007 में मैंने बैंक को चेंज किया, 2006 तक तो बराबर चला। 7 करोड़ का सीसी था उस समय, कैश क्रेडिट। वो 14 करोड़ पे पहुंच गया था, और 14-1 करोड़ का लेन देन बाकी था। और ये इसने यूटर्न मार दिया, टेलीकम्युनिकेशन ने। अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा स्टाफ, 16 स्टेट में स्टाफ है, और 16 स्टेट में लोगों को पालना, बड़ा करना, ये सब चीज़ें, इट वाज। अभी आप मुझे पूछोगे ना तो आई एम गॉन टू बी, वो ओरा में चला जाऊंगा कि उस समय मेरा परिस्थिति ऐसा था कि अब मेरे पास बिजनेस नहीं है, मुझे टीम को संभालना है, मुझे टीम को आगे भी ले जाना है, इधर में पैसा भी देना है, लेकिन वो कुछ भी करके क्रेडेंशियल, क्रेडिबिलिटी को संभाल के रखा। पहले केस में भी मैंने कोई बैंक का कोई प्रॉब्लम नहीं, ना किसी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम। इसी तरह से दूसरे केस में भी मैंने ना बैंक को गलत कुछ किया, ना इंडिविजुअल को कुछ गलत किया, थोड़ा सा वक्त लगाया, लेकिन आज की तारीख में भी आप कहीं पर भी जाके रिकॉर्ड पूछोगे तो यू विल गेट एकदम चोखा। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता था कि अगर विश्वास टूटा तो मैं कभी भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मैं सीख रहा हूं, लेकिन विश्वास अगर गया, और विश्वास मोस्टली टूटता है लाइफ के अंदर में पैसे से। आपने पैसा किसी का इधर उधर किया या पैसा न दिया तो आपका विश्वास, मैंने कभी भी रिस्ट्रक्चर भी नहीं हुआ मेरा कंपनी। केपी यानी केपी पैलेस है, वो केपी बिल्डकॉन 2006 में वापस से वही परिस्थिति, 2007 में तो बिल्कुल ख़त्म, यानी एकदम वो परिस्थिति आ गई थी कि अब नहीं होगा। उसी दरमियान में एसबीआई इंट्रोड्यूस भी हुआ, एसबीआई ने 14 करोड़ का लोन भी दिया। आज तारीख तक में साहब, दिनेश भाई साहब, आज तारीख तक में वही एसबीआई है हमारे साथ में, और आज 5,000 करोड़ का भी उन्होंने हमको पैसा दिया है। लेकिन बिल्कुल साहब, लोगों को भी विश्वास है, हमको भी विश्वास है कि अभी जब वो उस टाइम पे नहीं हुआ कुछ, तो इस टाइम पे भी कुछ कंपनी को दिक्कत, कोई परेशान नहीं है। आज भी कैश फ्लो भी एकदम मेंटेन, ऑलवेज पॉजिटिव कैश फ्लो हमारा, ऑलवेज बिजनेस भी आप देखो तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है। खैर, तो 2007 में ये चीज़ वापस से टर्न आउट हो गई, लेकिन यहाँ से मैंने लिया लोगों को, वहाँ से मेहनत ली, यहाँ से लोगों को लिया, पैसे को मैंने अभी भी गिनती नहीं किया इसका। फिर मैंने शुरू किया कि चलो अब लाइफ को कुछ बड़ा स्केल अप। तो उस वक्त देखते थे पर्सनल केयर है, ड्रेजिंग वगैरह है, यानी जहाज वगैरह का जो ड्रेजिंग वगैरह करना, रेत को निकाल के उनको, रिलायंस में, उसमें रिलायंस का जॉब लिया था मैंने आईपीसीएल में। यस, वो भी कंप्लीट करके दिया, ब्लीडिंग होते वो भी कंप्लीट करके दिया। लेकिन फिर वेरी हैवी कैपिटल, बहुत बड़ा पैसा चाहिए उसमें। देन मैंने हाथ जोड़ के उसको भी नमस्ते किया। उसी दरमियान में बहुत सोच चल रही थी। कुछ समय ऐसा गुजरा 2006 से लेके जब ये डाउन गया ना, 2008-9 के दरमियान में, कि इस समय में मेरा मानसिक परिस्थिति भी असंतुलित होना शुरू हो गया था। रीज़न के, एक आदमी इंग्लैंड से वापस आया, वापस ट्रकों में वापस गया, वापस ये वाला धंधा भी खत्म हो गया। 3 मरतबा आदमी 0-0-0 हो जाता है ना। एक में आप बहुत ऊंचाई तक गए, इतना बड़ा, हाँ, यानी वो हर चीज़ों के अंदर में फिर आदमी ये सोचता है, देखो इंसान तो इंसान है, उसकी फितरत भी होती है ना कि उसके अंदर में भी उसको तो। लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि ये एंड नहीं है, देयर इज़ समथिंग। और मेरी उम्र भी हो गई थी 35-36 साल की। सो आई वॉज इन अ कॉन्फिडेंट कि कुछ तो होगा। और अब के मेरे पास लर्निंग बहुत ज़्यादा था, अब के मेरे पास, क्योंकि मेरे फाउंडेशन से कुछ था नहीं। फिर मेरे पास जो लर्निंग आया वो एक अलग लर्निंग था, स्कूल लर्निंग। फिर आया वो मेहनत का लर्निंग, फिर आया वो अच्छे लोगों का ये लर्निंग आया। तो मेरे पास इनपुट बहुत अच्छे हो गए। अभी कि मैंने सोचा कि अब जो बिज़नेस करूँगा उस बिज़नेस में सस्टेन होना है, सस्टेनेबिलिटी होनी है, और इट विल बी द लास्ट बिजनेस फॉर मी। दैट ऑल्सो आई हैव, मैंने अपने मन में बना लिया था। बच्चे थे मेरा फैमिली था, मेरे पास बड़ी ये हो गई थी टीम। उनको सस्टेन करने के लिए मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाया था, बहुत ज़्यादा नहीं था, जो भी थोड़ा बहुत था, वो जैसे कुछ ज़मीन थी वो रखी थी, वो बेची,
कुछ गाड़ी थी, वो गाड़ियाँ भी बेच दी थी मैंने। लास्ट में मेरे पास एक होंडा सिटी मेरे पास बच गई थी, उसके भरोसे के ऊपर मैं चल रहा था। फिर 2007-8 के दरमियान में पहला मर्सिडीज़ मैंने लिया था, लेकिन वो भी एक गोल को हासिल करने के लिए कि नहीं भाई, आपको क्रेडिट आपकी दिखानी पड़ेगी मार्केट में। खैर, तो वो 2008-9 में सीखना शुरू किया कि ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है, वहाँ पर एक मैंने कंपनी स्टार्ट किया सोलर के लिए, केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने सोलर के लिए शुरू किया। और 2010 में एक शुरू किया केपी एनर्जी करके। केपी बिल्डकॉन तो था ही पहले से, ये सारे प्राइवेट लिमिटेड पहले शुरू की। केपीआई के अंदर में मैंने शुरू कर दिया हम लोगों ने कि अच्छा टीम माशाल्लाह, जब मैं कह रहा हूँ तो मैं मत समझना, मेरे पास साथ में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो शुरू से आज तक है, और जो बीच में भी आके गए बहुत सारे अच्छे लोग। ऐसा नहीं है कि कोई भी अकेला फारूक ने सब कुछ कर लिया है। मैं एक शायद फेस हूँ कंपनी का, या स्ट्रगलर था मैं, लेकिन मुझे सपोर्ट करने वाले भी आज भी है, उस दिन भी थे। लेकिन इतना ज़रूर करूँगा कि मेरी सक्सेस के साथ वो सब भी सक्सेस है। दे आर वेल टू डू वेल, उनके पास भी सब कुछ सारी चीज़ें हो गई जो शायद मेरे पास आज है, वो सारी की सारी चीज़ें उनके पास भी ईश्वर ने मेरे ज़रिए से मुहैया करवाई। खैर, तो अब वो 2008 से शुरू किया एक कंपनी, दूसरा कंपनी एनर्जी करके विंड मिल के लिए शुरू किया। अब मेहनत तो आदत हो गई थी। चारणका का प्रोजेक्ट पहला क्लिक हुआ, उसके पहले क्लिक हुए छोटे छोटे। चारणका में जैसे श्री नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पर सीएम थे उस समय, उन्होंने 968 मेगावाट का एक प्लांट बनाया जो आज भी एक मस्त प्लांट है। उसमें मैंने 105 मेगावाट काम किया। उसमें मैंने रोहा केमिकल, एल&टी, देन लैंको, देन जीएमआर, जेडएफएस, ऐसे बड़े बड़े कंपनियों के काम ईश्वर ने मेरे पास करवाए, और मैं खुद वहाँ पर रुक के मेहनत करके वो काम करता था। वहाँ पर से 2013 में वाइब्रेंट गुजरात के समय पे मोदी साहब का लास्ट ईयर था एज अ सीएम, उसी समय मैंने पहला एमओयू किया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से। अच्छा। वो 768 करोड़ रुपीस का पहला एमओयू हुआ। और वहाँ पर सौरभ भाई पटेल करके हमारे एनर्जी मिनिस्टर थे, उनके हाथों से एमओयू का मुझे ये मिला, और उस फोटो को वेबसाइट पे गवर्नमेंट ने भी रखा, और हमारे एक आध दो गुजराती न्यूज़पेपर ने उसको डाल दिया। अब जब जैसे डाला तो ऑफ कोर्स 768 करोड़ इज अ मीनिंग। तो लोगों ने पूछा भाई इसके पास इतना पैसा नहीं है, इतना बड़ा एमओयू कर लिया है। लेकिन कुछ लोग वो भी थे कि ये आदमी में अब इसने जो दिखाया है, यानी कुछ करने की ताकत है तभी है। इसको लेके कुछ लोगों ने मुझे ज़मीनें उधार में दी, वो ज़मीनों से मैंने सोलर के ऊपर प्लांट लगाया, और अब वो राइजिंग शुरू हो गया। सीखा था मैं 105 मेगावाट काम करके। अच्छा, पीडीपी यूनिवर्सिटी जाके फिर से वापस से 2 साल दो कोर्सेज किए जर्मनी में, पीडीपी यूनिवर्सिटी में। ये 2013 में किए मैंने। अच्छा। वो करने के बाद मैंने आईपीपी लगाना शुरू किया। उधर से हमारी एक टीम लगी थी एनर्जी के अंदर, केपी एनर्जी के अंदर में, कि जो कर रही थी विंडमिल का काम। उसी दरमियान में मेरी बड़ी बच्ची की शादी हुई, तो दामाद जो लगे थे मोइनुल हक, वो लगे थे जो मेरा जो केपी बिल्डकॉन का पुराना एक जो काम था टेलीकम्युनिकेशन का, उसको संजोने में छोटा सा फैक्ट्री, वो सब लगे हैं। यानी काम हो रहा है। अभी के यूँ नहीं कह सकता कि हम लोग बड़े हो गए, लेकिन यूँ जरूर कहूँगा कि हम लोग इतना हो गया कि हमारा पेट ईश्वर भरना फिर से शुरू कर दिया। सारे टीम के तनख्वाह जा रहा है ढंग से, और सब कुछ हो रहा है। 2016 में हम लोगों ने पहला एसएमई के ऊपर में केपी एनर्जी का एक आईपीओ लेके आए, 6.25 करोड़, 27 करोड़ का मार्केट कैप। आईपीओ के बारे में इतनी जानकारी नहीं, लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ। जो लोग आए थे उन पे भी मैंने विश्वास रखा। ठीक है, अब डाइल्यूशन है या कुछ भी है, मेरे 51% और बाकी के सब दूसरे लोगों के सब कुछ ठीक है, ले जाओ। वो कंपनी आज 3500 करोड़ की है। सब लोगों ने कमाया, खूब कमाया। 27 के 3500, यानी यू कैन अंडरस्टैंड
आज भी वो कंपनी में हम मेहनत कर रहे हैं, आज भी उस कंपनी के अंदर 500 लोग काम कर रहे हैं, आज भी वो 500 लोगों को रोजी रोटी का ईश्वर बंदोबस्त करता है। उसी कंपनी के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के ईपीसी वर्क चल रहे हैं। 2019 में दूसरी एक कंपनी हम लोगों ने एसएमई के ऊपर लाए, केपीआई ग्रीन एनर्जी। और वो कंपनी जो मैंने 2008 में सोलर के लिए काम किया था और 2 मेगावाट का प्लांट उसमें था, फिर 15 मेगावाट का हुआ और आईपीओ लेके आए। पहला पीएफसी ने लोन दिया 25 मेगावाट के लिए जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब इक्विटी के लिए पैसा नहीं था, तो फिर आईपीओ 42 करोड़, उसमें भी 26% डाइल्यूशन। वो कंपनी आज 9 से 10 हज़ार करोड़ की है, उसमें भी माशाल्लाह ईश्वर ने बहुत कुछ दिया। थर्ड कंपनी जो इंजीनियरिंग थी, जो सबसे पहली वाली 2001 में एस्टेब्लिश थी, वो लास्ट ईयर हम लोगों ने 190 करोड़ का आईपीओ लेके आए उसका एसएमई पे। जो कंपनी आज तक में उसका रिकॉर्ड एसएमई पे किसी ने नहीं तोड़ा है। अभी उस कंपनी को आप देखोगे तो आप यूँ कहोगे दिनेश सर कि आप समझ नहीं पाओगे कि व्हाट इज दिस। एशिया का सबसे बड़ा गैल्वेनाइजिंग टैंक वहाँ पर है, वर्ल्ड का पहला गैल्वेनाइजिंग टैंक ऐसा कि जिसको फ्यूल दिया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन से, वर्ल्ड का पहला मैं कह रहा हूँ जी, टू बी स्पेसिफाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। आप समझिएगा कि ग्रोथ जो है वो मोहताज नहीं होता तब तक कि जब तक आप मेहनत करो, और सक्सेस जो है, मेरा मंत्र कि सक्सेस जो है जब तक ना मिले तब तक फेलियर को ध्यान पे मत लो। आज मैं एकदम अच्छे कंडीशन में आप सबके सामने बोल के अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, मैंने पहले नहीं सुनाई थी लोगों को, 1 साल से सुना रहा हूँ, पहले नहीं, जब सक्सेस हुआ तो मैं सुना रहा हूँ ना, दैट इज ओके। तो ये एक लर्निंग मेरा रहा है, ऑलवेज लर्निंग रहा है कि मैं जो भी काम करता रहा उसमें पूरे दिलो दिमाग से। और फॉर योर नॉलेज, आज भी वो मेहनत थी जो मेरी आदत पड़ गई थी, वो आज भी वही आदत है। एट द एज ऑफ 54 अभी भी मैं आराम से कह सकता हूँ, एज यू नो, आपने नोट बोला 3 दिन में मैं आपके पास हाजिर हो गया। बिल्कुल। और मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आया, मैं कौन सी जगह पे ट्रैवल कर, यानी आज भी मेहनत करने में तो ईश्वर जब तक जिंदा रखता है हम मेहनत करेंगे। और मुझे ये भी पता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है एक, और मेहनत मेरे लिए नहीं करनी है, मेरे आने वाले लोगों के लिए करनी है, ये भी एक पता है। अगर ये सोच, अगर मैं देखता हूँ, मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, मैंने अभी आपको कहा कि आई वेंट यूरोप, तो मैंने बोला ये 200 साल पुरानी बिल्डिंग, ये 300 साल पुरानी बिल्डिंग, इसमें फर्नीचर 800 साल पुराना है। तो मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किए हैं उन लोगों ने ये तो सोचा ही होगा कि हमको तो जीना इतना है ही नहीं, फिर भी हम इतना मजबूत बना रहे हैं, इतना अच्छा बना रहे हैं ताकि हमारे आने वाले लोगों को ये बनाना ना पड़े और इससे ये लोग सुखी रहे। तो हम सबको भी ये काम करना पड़ेगा, हमको भी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हमको भी बड़ी बड़ी चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि, और ये पक्का है, धंधा तो ऐसा ही होना चाहिए कि जिसमें सोच जो है दूसरों की होनी चाहिए, कि दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे। और शायद इसी वजह से हम लोग सस्टेन भी कर रहे हैं। और ख़ास करके मेरा तो ये भी कहना है कि देखो, कोई भी धंधा ऐसा मत करो कि जिसमें खाली पैसे का ही सोचो आप। अब लोगों का सोचो, फैमिली का सोचो, समाज का सोचो, राष्ट्र का सोचो। और वही राष्ट्र भी बनता है और वही फैमिली भी बनता है, वही समाज भी बनता है कि जिसमें ये सोच हो कमाने वाले की, खास करके कमाने, जिसके पास नहीं है उसकी बात नहीं कर, जिसको कमाना है, कमाने वाले की ये सोच होनी चाहिए कि मुझे, मेरे लिए से ज़्यादा ये चीज़ इन लोगों को काम लगेगा, मेरे फैमिली को लगेगा, मेरे लोगों को लगेगा, मेरे समाज को लगेगा, मेरे राष्ट्र को लगेगा। आपने एक जगह कहा भी है कि मैं जब ग्रीन एनर्जी वाला काम मैंने शुरू किया तो ये सोच के शुरू किया कि अब मुझे मेरी एक जर्नी हो गई, हाँ ये लास्ट काम ऐसा करना है जिसमें कि मैं दूसरों के लिए, मतलब आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर सकूं। बिल्कुल सर। और आज नतीजा उसका है कि आज मेरे पास में, केपी के पास में, सॉरी, कि 1.7 गीगावाट का पोर्टफोलियो आईपीपी का बन चुका सर। 1.7 गीगावाट इज ह्यूज, जिससे 2027 के, मैं पब्लिकली कहता हूँ, 2027 की दिसंबर कैलेंडर ईयर में केपी की आईपीपी की इनकम जो है वो 1017 करोड़ होने वाली है, जिसका एबिडिटा कम से कम 90 to 93%, आप समझ सकते हैं। और इससे बॉटम लाइन जो हमारा है वो सिक्योर हो जाएगा प्रॉफिट का। इसी तरह से टॉप लाइन के लिए हम लोग सीपीपी का, ईपीसी का काम कर रहे हैं।
और टोटल ग्रुप वाइज हम लोगों का 6.6 गीगावाट का पोर्टफोलियो हम बना चुके हैं और 10 गीगावाट का बाय 2030 अलाइन द गोल विद श्री नरेंद्र मोदी ऑफ 500 गीगावाट ऑफ 2030। जी। उनका जो गोल है वही गोल को हम लोग ट्राई कर रहे हैं मैच करने की, और ईश्वर की कृपा से उन्होंने बड़ा गोल किया। एक जमाना था, मुझे पता है, कि 20 गीगावाट का गोल रखे थे लोग, आज 500 गीगावाट का गोल रखे थे, 10 गीगावाट का खाली केपी रख रहे हैं। बिल्कुल, आप समझ रहे हो? तो वो इसी तरह से एक निर्माण होता है ना, कि इसी तरह से निर्माण होता है, और उसके अंदर में हम तो कमिटेड है कि इंशाल्लाह ईश्वर ने चाहा तो हम लोग ये 10 गीगावाट का जो गोल है, आज 6.6 का तो काम चालू है, ऑलमोस्ट 8 गीगावाट के ऑर्डर हमारे पास हो चुके हैं, और बाय मार्च वी आर टारगेटिंग के 10 गीगावाट के ऑर्डर कंप्लीट कर दें, ताकि हम लोग हमारे गोल को भी एक्सटेंड करें, दूसरा बड़ा करें। लेकिन पहले 10 गीगावाट का एक माइलस्टोन खत्म होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से इंटरनेशनली भी हम लोग ने शुरू कर दिया है। हम लोग इंटरनेशनली अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, वहाँ पर भी हमारी कंपनी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, ताकि अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि खाली और खाली हमको, यानी मुझे फ़ायदा नहीं, मेरी फैमिली को नहीं, मेरे समाज को नहीं, मेरे राष्ट्र को नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों को भी हमारे जरिए से फ़ायदा पहुँचे। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ नॉट द बिजनेस, ये सेवा भी है और पैसा भी है इसमें। जी, ये बात समझ लेना, इसमें सेवा भी है और पैसा भी है, और ये बिजनेस ईश्वर ने दिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही हम लोगों के हाथ में दिया है। सस्टेनेबल। अच्छा, इसमें दूसरा एक सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप इसमें प्लांट डालो, पावर शुरू करो, 25 साल तक आपको कस्टमर दूसरा ढूंढने का नहीं। आप समझ रहे? जी। बाकी सब बिजनेस के अंदर में रोज जाके नया कस्टमर खोजो, इसमें एक मरतबा एक कस्टमर आया 25 साल तक। 1.7 गीगावाट में से ऑलमोस्ट लगभग 1.3 या 1.4 इज विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। आज खावड़ा में मेरा एक 240 मेगावाट जो एनर्जाइज हो चुका, 50 मेगावाट हाइब्रिड इन वागरा, दूसरा 370 हाइब्रिड चल रहा है, 250 मेगावाट खाली सोलर चल रहा है, उसके अलावा एनटीपीसी के जॉब चल रहे हैं, CIL के जॉब चल रहे हैं, SGVN के जॉब चल रहे हैं, अयाना के जॉब चल रहे हैं, बिरला आदित्य बिरला के जॉब चल रहे हैं, बहुत सारे कलर टैक्स है, ऐसी कंपनियों के जॉब चल रहे हैं। सो व्हेन आप जब मेहनत करोगे, किसी एक तरफ आपका फोकस हो जाएगा। अच्छा, फोकस को भी नैरो रखना है, फोकस मेरा रिन्यूएबल ही है, वो भी मैं एकदम स्पेसिफाइड हूँ। मुझे एक बात बताइएगा कि जब 2011 में आपने स्विच किया इधर रिन्यूएबल एनर्जी, तो दो बातें थी। एक तो क्या था, एक तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी थी, दूसरा हम देखते हैं कि जैसे ये यूनाइटेड नेशंस ने अपने एक SDG गोल्स रखे पूरी दुनिया के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि हमें अब एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के मॉडल विकसित करने हैं। यानी कि देश की तरक्की का पैमाना ये नहीं माना जाएगा कि आपने बहुत सारा कुछ खड़ा कर दिया, आपने जो कुछ तैयार किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अर्थ फ्रेंडली भी होना चाहिए, वो प्रो पब्लिक भी होना चाहिए। तो ये एक नई सोच आई, लेकिन ये नई सोच काफ़ी बाद में आई है, और लगभग मैं देखूं तो आपने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया था। तो क्या वो चीज़ थी जिसकी वजह से आपको इतना ट्रस्ट था कि इस काम को करते हैं, ये काम आने वाले समय में बड़ा होने वाला है? सर, दो चीज़ें थी जी। मेरे पुराने बिजनेसेस आपने समझ लिए और मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बिल्कुल। वहाँ पर रिटर्न होना मेरे लिए कोई पॉसिबल, हालांकि वहाँ से नॉलेज मुझे मिल गया था, लेकिन उस धंधे के अंदर में मुझे कुछ मतलब नहीं था, वो स्केल अप भी नहीं था, और वो धंधा मेरे लिए ठीक नहीं था। आई एम नॉट सेइंग द बिजनेस इज़ नॉट गुड, मेरे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से स्केल अप करना था, जिस हिसाब से बड़ा होना था, एक तो वो, दूसरा कि मेरे पास में इतना सब नॉलेज और इतना सब अनुभव, इतनी मेहनत करने की क्षमता होने के बावजूद मुझे सस्टेनेबिलिटी कहीं पर नहीं दिख रहा था। तो अब मुझे जो करना था सस्टेनेबल करना था, पैसा कम था लेकिन सस्टेनेबल तो मैं सोच रहा था। शायद उम्र भी हो चुका था वो काबिल समझने के, 36 साल हो चुके थे। नाउ आई हैव टू बी, आई कैन नॉट ऑल द टाइम फेलियर एंड फेलियर। वो ऐसा तो होता नहीं है ना, ऐसा तो होता नहीं है, तो वो तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहता। वो भी एक था, यानी मेरी ज़रूरत थी बिल्कुल। और सबसे अच्छा ये हुआ कि उस समय पे गुजरात में मोदी साहब का टारगेट जो 968 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट था, उसने बूस्टिंग ला दिया था। अच्छा।
तो वो वो एक राइट पूरे टाइम इंडिया था में सबसे जिसमें- बड़ा प्रोजेक्ट था वो। जी जी और गुजरात में था और मेरी तो जरूरत थी मेहनत करना, बिल्कुल तो मैंने वहां से स्टार्टअप करके मैंने वहां से अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गया। बिल्कुल। मैंने बोला कि ये एक चीज इन्होंने बराबर से खोजी है, लेट मी ट्राई इट एंड आई एम सक्सेस। हम्म, आज मैं घर में अच्छा, मैं अकेला ऐसा नहीं होऊंगा, बहुत सारे लोग जो ऐसे होंगे कि जिन्होंने वहां से प्रेरणा ली है हम्म, और उसके बाद कुदरती ऐसा हुआ है या ऐसी चीज़ आई, पॉलिटिकल चेंज भी ऐसा हुआ कि वापस से वो यहाँ पर आ गए, मन इन ऑल ओवर इंडिया, तो टारगेट रिवाइज्ड हो गए और टारगेट रिवाइज हुए तो और अपॉर्चुनिटी बढ़ी। इधर से वर्ल्ड यही चाह रहा था कि किस तरह से कार्बन फ्री किया जावे लोगों को, और इंडिया एंड चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन बिल्कुल द बिल्कुल। वर्ल्ड। अब ये दोनों को ही मेन तो करना है कि कार्बन कैसे रिड्यूस करोगे। हमने पकड़ लिया इसको, तो पकड़ लिया। मैंने बोला ये अच्छा पकड़ा तो 25 साल के लिए, मैंने पहले ही बोला अब कोई भी कस्टमर या कुछ भी चीज़ करूँगा 25 साल तो मुझे रहना ही रहना है। और अब मेरा उम्र भी तो आप समझ रहे हो कि 50 से तो ये हुआ 25 यानी 75 पे पहुँचूंगा। अब मैं तो कोई आमरण तो पी के आया नहीं हूँ। आप अभी समझ रहे बहुत समय है आपको काम करने का। कोई अमृत तो पी के आया नहीं हूँ ना। जी तो इट इज ऑल्सो भी देयर। तो ये चीज़ जो हुई है ना, वो आप कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स ईश्वर ने चाहा तभी हुआ, लेकिन इसके पीछे में बहुत सारे लोगों की सोच और बहुत बड़े बड़े लीडरों की भी सोच इसमें शामिल है। और ऐसे धंधे, सस्टेनेबल धंधे से मैं तो पक्का कहता हूँ कि ऐसे ही बिजनेसेस होने चाहिए कंट्रीज़ में, कि जिससे कंट्री का ग्रोथ तो होगा ही होगा, इंसानों का भी, क्योंकि पावर इज़ अ पावर। ये पावर ऐसा मिल रहा है जो जो कुदरती मिल रहा है। हमको ड्रिल नहीं करना पड़ रहा है या हमको कोई चीज़ निकाल के उसका कोयला जला के नहीं बनाना पड़ रहा है। इट्स वेरी गुड। और हाँ, उसी के मतलब आप रिसोर्सेज को जो है एक इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मैं एक कम से कम- स्टेटिस्टिक पढ़ रहा था जी। और वो स्टेटिस्टिक में मैंने देखा कि रिन्यूएबल के ग्रोथ के हिसाब से वर्ल्ड के अंदर में जो कंट्रीज टॉप पे पहुंच रही है उसका क्या सिनेरियो है। तो कुछ समय तक अमेरिका ने लीड किया, फिर जर्मनी ने लीड किया, फिर चाइना ने एकदम से लीड किया। तो अब वो चाइना वहां पर पहुंच गया लीडिंग के अंदर में। अब हमारा इंडिया कर रहा है। तो मुझे ईश्वर से पूरा भरोसा है कि इन वेरी नियर फ्यूचर वी विल बी देयर वेयर द पीपल आर ऑन अ टॉप। तो अगले 5 या 10 सालों में आप अपनी कंपनी को और खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी में क्या प्लान है आपका? कैसे अगले इसको 10 साल रिन्यूएबल एनर्जी के ही है जी। इन इंडिया। जी, और आपका क्या प्लान है? और इसी के अंदर में ऑफ कोर्स कुएं में है पानी, तो हम लोगों के पास थोड़ा बहुत तो है ही, जो है इतना बड़ा जो 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 टारगेट हो रहे हैं उसमें हम लोगों का हिस्सा, और वहाँ तक में हम लोग और मैच्योर हो रहे हैं और स्किलेबल हो रहे हैं। आज की तारीख में हम जब टेंडरिंग कर रहे हैं तो लोगों को ताज्जुब है कि हम लोग कैसे कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास अनुभव है, हमारे पास स्किल लोग हैं। अब उनके इतने अनुभव हो चुके हैं कि अब ऑप्टिमाइज कैसे प्राइस को किया जाता है। देखो अच्छी चीज़ें भी होनी चाहिए, सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, लेकिन प्राइस कॉम्पिटिटिव भी होनी चाहिए। और ये चीज़ चाइना ने हमको सिखाई, राइट। लेकिन अब हम लोग कुछ ही समय में आप देख लेना, वी विल बीट द चाइना ऑल्सो, वी विल बीट द चाइना ऑल्सो। यस, ऐसा ही हुआ। yes, we will beat the China in at least in a renewable energy, and that's we are doing है ना। सरकार पूरी उसके पीछे मेरे ख्याल से लगी हुई है। we will very near। अच्छा, जैसे सोलर एनर्जी के बारे में हर कोई जानता है, ग्रीन हाइड्रोजन का आपने नाम लिया, ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है और इसके बारे में थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में अगर आप सी, बताना चाहें। ग्रीन हाइड्रोजन इज नथिंग बट द H2O, यानी कि आप पानी को दो हिस्से में बांट लो, H2 को अलग करो, O को अलग करो, और उसके लिए जो ताकत का इस्तेमाल करोगे आप, वो ताकत जो है वो रिन्यूएबल से पैदा करो। इट्स ग्रीन। अच्छा अच्छा। हाइड्रोजन बनाना कोई नई चीज़ नहीं है फॉर द वर्ल्ड। वो बहुत सालों से बन रहा है और उसके कहीं कहीं किस्से आप पढ़ लोगे, राइट। लेकिन वो बनता है या तो ग्रे यानी या तो ब्लैक यानी कोयले से बनेगा, ऑयल से बनेगा, या दूसरे कोई जो दूसरे कन्वेंशनल जो बिजली है उससे वो बनता है। अब ये जो बनेगा वो इसका जो शक्ति जो है, ताकत जो है, ये पानी के दो अणु को अलग करने की, वो अगर रिन्यूएबल से है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। एक स्टैक लगेगा, स्टैक के ऊपर से वो स्टैक को यानी वो प्लेट को गर्म करेगा, उसके ऊपर से पानी जाएगा, ओ को अलग करेगा, H2 को अलग करेगा, एंड दैट्स कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज नॉट अ न्यू थिंग, हाइड्रोजन इज नॉट अ न्यू थिंग। ग्रीन हाइड्रोजन, अब हमारे पास ग्रीन पावर आया है,
तो हम उसको ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। और हम लोगों ने फॉर योर नॉलेज 1 मेगावाट का बना लिया है। इन दिसंबर और इन जनवरी हमारा पहला काम जो मैंने आपको कहा, हमारा पहला एक कंपनी भी बन चुका है, ग्रीन हाइड्रोजन भी ऑलरेडी 1 मेगावाट का बन चुका है। एवरी प्रोसेस इज थ्रू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन जनवरी फरवरी में हम लोग को फुल फ्लेज में वो चालू हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन भी। इसी तरह से मेरा हमेशा एक दूसरा ध्यान रहा है दिनेश साहब, जिसकी तरफ मैं थोड़ा फोकस करूं, कि बिजनेस के साथ साथ में R&D, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, ये हमेशा मेरी एक आदत में से रहा है। और शायद इसी आदत की वजह से कुछ समय पर फेलियर भी आते हैं, लेकिन सक्सेस होने का मेन कारण ये है कि नई चीज़ों को मैं अडॉप्ट करता रहा। हम लोगों ने एक रॉबोट बनाया है, हमारा एक KPOMS करके कंपनी है, जिसका अभी तो बाहर भी नहीं लाए हम लोग। उसका एक इसमें रॉबोट बनाया है, जो रॉबोट जो है चाइना एंड जर्मनी से कई गुना अच्छा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। हमारे रॉबोट की सस्टेनेबिलिटी 25 साल की, विदाउट वाटर, और वो वहाँ से हम लाते हैं तो कभी कभी 2 लाख में, कभी 3 लाख में, कभी, और चला तो नहीं तो 1 साल में ख़त्म, या शाम को भी ख़त्म हो जाता है ये। और हमारे रॉबोट की मदरबोर्ड भी हम लोगों ने बनाई है। अच्छा, यानी हर टेक्नोलॉजी उसमें हमारी। उसकी वजह से आज हमारे जो IPP के और CPP के जो प्रोजेक्ट है, उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, क्योंकि प्लांट बना देना इजी है, लेकिन प्लांट को 25 साल चलाने के लिए हमारे नॉक रूम देखे होगे आप, तो उसमें भी हमारे साइंटिस्ट बच्चे हैं, वो सारी चीज़ें करते रहते हैं। इनोवेशन जो है, इनोवेशन वो हम लोगों का एक आदत में से रहा है। अब नेक्स्ट जो बिजनेस है, आज से 10 साल के बाद जो निकलेगा, उसके ऊपर आज से अध्ययन करना शुरू कर दिया है। आप समझ रहे हो जी। तो वो चीज़ें भी हम लोग करते ही रहते हैं। तो आपकी अपनी रिसर्च लैब वगैरह भी? यस, रिसर्च लैब है, रिसर्च की पूरी एक फैक्ट्री है जी, जिसके अंदर में करीब 17 डेटा साइंटिस्ट वगैरह स्कॉलर्स बच्चे हैं, जो हाईली क्वालिफाइड है, जिसको हम लोग पे भी करते हैं, जिनका इक्विटी भी मैं देता हूँ, जिनके साथ में कंपनी भी बनाई है, और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी की वजह से शायद आज मैं कह सकता हूँ कि मुझे इतना ज़ीरो टेंशन फ्री मैं रहता हूँ। और आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से, ईश्वर ने सूरज को उगाया, हवा को चलाई, और हमारा काम तो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। और मैक्सिमम ऑटोमाइजेशन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। AI के साथ में किस तरह से ऑपरेशन मेंटेनेंस को क्लबिंग कर रहे हैं। दैट ऑल थिंग्स ओनली ड्यू टू वी हैव अ टैलेंट इन इंडिया, वी हैव अ टैलेंट। हमको मार्क दिखाने की थोड़ी ज़रूरत रहती है, थोड़ा पैसा खर्च करने की, एक एनवायरनमेंट देना है, और वो KP कर रहा है। और KP इज़ द डूइंग इट। 1500 लोगों की टीम है, 450 के प्लस इंजीनियर्स है। बोर्ड पे देखोगे रिटायर IAS, IPS, IRS ऐसे ऑफिसर्स भी हैं, जो हम लोगों को गाइड भी करते रहते हैं। आप एवरेज एज देखोगे तो हमारी 25 से लेके 35 तक की एज के अंदर में 92% लोग हैं, विच इज़ यंग कंपनी। सो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक्सपांसन के साथ साथ में ऑटोमाइजेशन, AI का भी इसमें बहुत बड़ा रोल हम लोग शुरू कर रहे हैं। जस्ट हम लोगों ने अभी एक नॉक शुरू किया, जो IBM के प्लेटफॉर्म पे जाके आप देखोगे तो IBM के प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक वाइट पेपर उन्होंने निकाला है कि KP हैज़ डन दिस थिंग एंड डॉक्टर फारूक हैज़ डन दिस थिंग एंड दैट थिंग। इसी तरह से इनोवेशन में हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर विंड का पोटेंशियल ही नहीं था, ऐसा कह रहे थे, हमने रिसर्च करके साउथ गुजरात के अंदर में विंड लाने वाले हम पहले, और आज की तारीख में उसी जगह के ऊपर में हम लोग 370 मेगावाट का प्लांट कर रहे हैं, और वो GUVNL को पावर हम लोग ने देना शुरू कर दिया। सो यू कैन एक अभी भी इस उम्र में भी अगर मैं इनोवेशन की बात करूं या इनोवेशन करना चाहता हूं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जिससे नॉलेज इज़ द ओनली थिंग जो आपको आगे ले जाएगी, आपको, आपकी कंट्री को, आपके फैमिली को, या आपके आप कहीं पे भी, जिसके पास नॉलेज है ना वही आगे है। मैंने तो देख लिया, जिसके पास नॉलेज है वो आगे, जिसका पैसा है वो नहीं, जिसके पास नॉलेज है वो आगे बढ़ जाता है, और फिर वो पैसे में तब्दील हो जाता है। नॉलेज विल भी, लेकिन ये सब चीज़ें फास्ट होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मैं करता रहता हूँ और करता भी रहूँगा जब तक कि ईश्वर मुझे रखेगा यहाँ पर। आई विल द लास्ट पर्सन हु विल से नो। मैं हर चीज़ को यस कहता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, उसके पीछे लगता हूँ, देखता हूँ, अगर ठीक है तो रखता हूँ, अगर ठीक नहीं है तो उसको साइड पे रखता हूँ। आपने कहा नॉलेज इज़ पावर, तो अब आपकी ये जो पूरी हमने जर्नी सुनी, जो पूरी सक्सेस स्टोरी सुनी, मैं चाहूँगा कि ये लाइफ लेसन्स आपको जो भी मिले हैं वो एक बार शेयर करिएगा, जो हम लोगों को समझ। लाइफ लेसन्स तो अब जी
प्रैक्टिकल जब होते हैं ना तभी सब सारे लाइफ लेसन की तो बात कर सकते हैं। अब मेरे एक चीज़ में तो ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि फ़र्स्ट टाइम इंग्लैंड से वापस आया, दूसरी मर्तबा मैंने भरूच से वापस आया, थर्ड मर्तबा टेलीकम्युनिकेशन से वापस आया। लेकिन उस सब जगहों पे से मुझे जो हासिल करना था ईश्वर ने मुझे वो दिया। मैं फ़ेल नहीं हुआ कभी भी, भले ज़ीरो रहा जी। लेकिन फ़ेल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मेथड सही थी। असल में आपकी कहानी सुन के मुझे एक फ़िल्म याद आ गई, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, फॉरेस्ट गैम्प। तो उसका जो नायक होता है उसको जीवन में बहुत सारे मौके मिलते हैं और अलग अलग मिलते हैं, और वो कोई एक काम करता है वो इतनी ज़्यादा तन्मयता से करता है कि उसमें धीरे 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 करके उसको कुछ प्रॉब्लम भी होती है, उसको कुछ फिजिकल और कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं, लेकिन वो उसको अपनी जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस कर जाता है हर बार। और हर बार वो एक काम को इतना ज़्यादा कंटिन्यूटी में, जो कंटिन्यूटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए बन जाती है की, और वही उसको धीरे धीरे सक्सेस की तरफ ले जाती है। और वो खुद न्यूट्रल रहता है, यानी कि वो एक जो हमारे यहाँ जैसे हमारे उस फिलॉसफी में कहा जाता है ना कि आप सब कुछ करके भी विरक्त रहो, हाँ। तो कुछ उस तरह का था। तो मैं जो आपकी अभी इतनी सारी बातचीत से जो मैं आपसे सीख पाया हूँ वो ये है कि एक चीज़ आपने अपनी जर्नी से ही बहुत सारी चीज़ें अपने लिए डिसाइड की, आपने लगातार जो मिला उसमें आपने 100% देने की कोशिश की, आपने नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर किया, और जैसे ही आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली आपने देर किए बगैर उस पर काम शुरू कर दिया, और फिर उसी शिद्दत के साथ काम किया जिस शिद्दत के साथ आप पहले कर रहे थे। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक तो कभी मेहनत से पीछे मत हटना। इन एनी कंडीशन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, दर्द भी होगा, शरीर भी साथ छोड़ेगा, थोड़ा लोग भी साथ छोड़ेंगे, फाइनेंशियल कंसर्न भी आएंगे, लेकिन ये सारी कंडीशन के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत वो भी खाली मेहनत नहीं, उसको एक गाइडेंस चाहिए या नॉलेज, ट्रांसपेरेंसी वाली, ईमानदारी वाली, डायरेक्शन वाली, फैटल में आप न गिर जाओ वो वाली, यानी डेटा एनालिसिस भी करवाते रहना है। नहीं तो फैटल में मेरे हाथ पैर टूटे मैं कभी मरा नहीं, तो वहां तक की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि देखो, मोटिवेशन, मेरे जैसे बहुत सारे लोग दुनिया में पड़े हैं, मैं कुछ बोलूँगा या उनकी बात सुन के मैं मोटिवेट हो जाऊँगा, तो मोटिवेशन इज़ जस्ट लाइक अ नशा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, या आपका वीडियो देख के बहुत बहुत तो 5 दिन, बिल्कुल बराबर। लेकिन अगर डिसिप्लिन वाला होगा, यानी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, तभी जाके आप इसको सफलता में तब्दील कर पाओगे। जी, खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल। डिसिप्लिन चाहिए आपको। अगर डिसिप्लिन है एंड मोटिवेशन है, या मोटिवेशन कर लिया लेकिन डिसिप्लिन में तब्दील नहीं किया, कंसिस्टेंसी में तब्दील नहीं किया, you will not achieve the things though you have every capacity in your। तो ये एक चीज़ हो गई, मेहनत 2 चीज़ हो गई, ट्रांसपेरेंसी तीसरी चीज़ हो गई, ईमानदारी जो हमको बेसिक सिखाया जाता है ना। मैं अभी कह रहा था कि भाई हम जाते हैं फॉरेन वगैरह कहीं पर, यार क्या अच्छे लोग हैं, सच बोल रहे हैं, कैसा अच्छा, एकदम प्योर बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं। अरे भाई, ये हकीकत है, ये बेसिक नीड ऑफ इंसान है। हम नहीं कर रहे, वो गलती है हमारी। वो लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, और यही ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। अब वही ट्रस्ट, अब वही चीज़ें, 3 चीज़ें 3C में हमेशा कहता हूँ आज भी, क्रेडेंशियल, क्रेडिबिलिटी एंड कैश फ्लो। इसको आप संभाल के रखो। देखो, अगर आपका कैश फ्लो सही है, अगर आपकी क्रेडेंशियल यानी विश्वास, आपके ऊपर में आपका विश्वास बनाओ लोगों से, जब तक आपका विश्वास बने उसको तोड़ने मत दो। इन एनी कंडीशन विश्वास टूटता है, छोटे सी चीज़ और बड़ी दोनों में भी। आप 1000 रुपये का भी विश्वास तोड़ सकते हो और रुपये में भी विश्वास तोड़ सकते हो। कोशिश ये करो कि आपका रुपये में भी विश्वास ना टूटे, 1000 में भी, बल्कि कोशिश नहीं बल्कि कंपलसरी है, मैं तो कहूँगा विश्वास मत टूटने दो। और कैश फ्लो को मैनेज करो, कैश फ्लो को सही ढंग से आप कैश के अंदर में डीलिंग करो। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर आप महीना 2 महीना किसी के साथ में, लेकिन किसी को परेशान मत कर दो, अदरवाइज यू विल नॉट बिल्ड अप योर एम्पायर और योर थॉट्स इन टू कन्वर्ट इनटू सक्सेस। और सक्सेस जब लेनी है, अभी मैं कह रहा हूँ कि आई एम इन अ रनिंग,
मैं अभी जहाँ पहुँचना चाहता हूँ मैं पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर से ये प्रार्थना भी है, लोगों से दुआ भी करता हूँ कि भाई आप लोग मेरे लिए यही करो कि मुझे ईश्वर ऐसी ताकत दे कि मैं जब जाऊँ यहाँ से दुनिया से तो कुछ ऐसा करके जाऊँ जिसकी वजह से मौत के बाद की ज़िंदगी जो है मेरी वो भी लोग याद रखें। नहीं, आप बिल्कुल वो करेंगे जिसकी आपने अभी मतलब उम्मीद रखी हुई है कि नहीं अभी बहुत कुछ करना है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को एक रास्ता भी मिलेगा। और मैं जो लोग आपको सुन रहे हैं, मैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि इतने सारे टेक अवेज़ हैं आज की बातचीत में कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो इस वीडियो को दोबारा देखें और अगली बार एक डायरी और पेन लेके देखें, ताकि बहुत आपको खुद लगेगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो इस बातचीत में हिडन हैं और जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी। थैंक यू दिनेश जी, तो आपका बहुत बहुत एंड धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फारूक टू जी। योर होल टीम ऑल्सो जी। दैट विदाउट मतलब आपने इतना बड़ा इंसानियत के लिए ये जो काम किया है, इट्स रियली सराहनीय चीज़ें हैं, ये सराहनीय काम है। मैं हमेशा कहता हूँ इस तरह आज भी कि आप एक ही नीति रखो देने वाली, जो आप दे रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं कि मैं दूँ, यानी आपका जो नॉलेज है उससे आप हम जैसे लोगों को कुछ को बुला के जो हमारी स्टोरी है वो सुना के अगर इसमें से किसी एक का भी भला हो गया तो हमारे दुनिया के लिए काफ़ी है। बिल्कुल सर, एंड दैट्स यही व्हाट यू आर ऑब्जेक्टिव है। डूइंग। थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच, मच। आप थैंक आए, यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।